ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत दोस्तों आपका स्वागत है एक और सफ़र में। ज़िंदगी के सफ़र में एक बार फिर हम और आप हम सफ़र बन गए हैं और आने वाले लगभग 2 घंटे ज़िंदगी के सफ़र को साथ साथ तय करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 1 साल की कहानी सुनाने वाला हूं और आज मैं आपको लिए चलूंगा 1961 में। भी शायद आपका जन्म नहीं हुआ था, हमारा भी नहीं हुआ था, बहुत सारे हमारे साथी शायद जिनका उस साल जन्म हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से 1961 बड़ी मजबूती से जुड़ा है। उस साल कुछ जो कमाल की बातें हुई है जिसका आज हम और आप मज़ा ले रहे हैं। उस साल की कुछ एक ऐसी फिल्में हैं जो हमने कभी देखी थी, कुछ गीत है जो हमने कभी सुने थे और जब कभी उन फिल्मों को दोबारा से देखते हैं या उनका जिक्र आता है या उन गानों को दोबारा से सुनते हैं तो कुछ पुरानी भूली हुई बातें जो है वो ताज़ा हो जाती है। संगीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है दोस्तों। बड़े बड़े साइंटिस्ट और पता नहीं कितनी रिसर्च हुई है कि गीत संगीत जो है हमारी ज़िंदगी से ऐसे जुड़े होते हैं। जब हम उन गीतों को सुनते हैं, उस संगीत को सुनते हैं, उन फिल्मों को देखते हैं, शायद वो फिल्म हमें याद ना हो लेकिन उनके साथ जो जुड़े हमारे ज़िंदगी के किस्से होते हैं वो हमारे सामने एकदम से दोबारा से आ जाते हैं। आज पता नहीं कौन कौन से किस्से हमारे और आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको लिए चल रहा हूं दोस्तों 1961 में। 1961 शुरुआत हुई थी रविवार के दिन, संडे को। एक कॉमन ईयर था और भारत के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटेन में रानी थी एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट मेंजी और अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी उस साल प्रेसिडेंट बने थे। दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 4 बिलियन तक उस साल पहुंची थी और भारत की पॉपुलेशन थी 458 मिलियन के आसपास। दोस्तों, 1961 वो साल है जब इंसान पहली बार स्पेस में पहुंचा था। वहीं पे कोल्ड वॉर का जमाना भी था और कोल्ड वॉर में क्या कुछ हुआ था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में बर्लिन वॉल भी बनी थी। टेक्निकल वर्ल्ड में IBM ने दुनिया का पहला गोल्फ बॉल टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किया था और वहीं पे दुनिया में पहली बार पैम्पर्स, एक पहला डिस्पोजेबल डायपर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में बड़ी कमाल की फिल्में बनी है, भारत में भी बहुत कुछ हुआ था। भारत में उस साल गोवा और दमन दीव भारत का हिस्सा बने थे। क्या कुछ हुआ है 1961 में, कुछ आपकी यादें ताज़ा किए देते हैं। और दोस्तों, आइए चलते हैं एक सफ़र पे, सफ़र 1961 का। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे पका यो का पका, हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे बगा लूगा बगा, हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे बका यो का बका, ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे बगा लोगा बगा, हो टिड़िड़िड़ि युड़ रे।
हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए ओरडे 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 मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला हेडली ओडली ओ योडली ओडली ओ 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 हड़ी ओडली ओडली ओ योडली ओडली हेडी ओडली ओडली ओ योडली ओडली ओ ओ 1961 में दोस्तों ये फिल्म बनी थी झुमरू, जिस फिल्म का आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना शंकर मुखर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। एक्चुअल में इस फिल्म का संगीत किशोर कुमार ने ही दिया था, हालांकि जो अरेंजमेंट है एस डी बर्मन साहब ने उनकी हेल्प की थी और उनका जो बैंड था उसके साथ मिलके किशोर कुमार ने संगीत दिया था इस फिल्म का। और जहाँ तक उस फिल्म का सवाल है, एक ये लव स्टोरी थी, एक गरीब इंसान है, अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों फिल्मों के जरिए हम आपको 1961 के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है। जब हम फिल्मों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलेगा कि उस साल एक्चुअल में 1961 में जिंदगी कैसी हुआ करती थी। वैसे आपको बताया चलता हूं कि 1961 में अगर आपका जन्म है तो 1961 में बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल लीडर जो है वो दुनिया को दिए हैं। बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट, इनका जन्म 1961 में हुआ था। वहीं पे जूलिया गिलार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इनका जन्म भी 1961 में हुआ था। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉन के, इनका जन्म भी 1961 में हुआ था। 1961 में काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी दुनिया को दी है जिनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और आज भी बड़ा अच्छा वो काम धाम कर रहे हैं। 1961 में भारत में लगभग अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 81 के आसपास फिल्में बनी थी, लेकिन 80 और 85 के बीच में फिल्में बनी थी उस साल। और बॉक्स ऑफिस पे जिन फिल्मों ने बड़ा कमाल किया, जिन फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वो फिल्में हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे अगर हम कमाई की बातचीत करते हैं, कमर्शियल सक्सेस की बातचीत करते हैं, तो फिल्म का नाम था गंगा जमुना। दिलीप कुमार, वैजयंती माला इस फिल्म में थे। दूसरे नंबर पर रही थी जंगली, शम्मी कपूर, सायरा बानो ने अपनी जिंदगी की शुरुआत, ये फिल्मी करियर की शुरुआत इस फिल्म से की थी। तीसरे नंबर पर जो फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, फिल्म का नाम था घराना। राजेंद्र कुमार, राजकुमार और आशा पारेख इस फिल्म की स्टार कास्ट। चौथे नंबर पर आस का पंछी, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला। पांचवें नंबर पर जब प्यार किसी से होता है, देवानंद और आशा पारेख इस फिल्म में काम कर रहे थे। छठे नंबर पर फिल्म थी ससुराल, राजेंद्र कुमार और सरोजा देवी ने इस फिल्म में काम किया था। सातवें नंबर पर हम दोनों, देवानंद, साधना और नंदा इस फिल्म में काम कर रहे थे। आठवें नंबर पर एक बड़ी भोली भाली फिल्म बनी थी, लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया था, फिल्म का नाम था काबुली वाला। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी, उसी पे फिल्म बनी थी और बड़ी छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे लोगों ने इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया। 9वें नंबर पर फिल्म बनी थी जिंदगी और ख्वाब, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम कर रहे थे। और 10वें नंबर पर फिल्म आई थी शोला और शबनम, धर्मेंद्र और तराला मेहता ने इस फिल्म में काम किया था। अच्छा, धर्मेंद्र का ये एक तरीके से करियर की शुरुआत का साल था। धर्मेंद्र जो आगे चल के बहुत ही कामयाब एक्टर बने थे, इनकी शुरुआत भी 1960 में शुरू हुई थी। और 1961 में एक बड़े ही कमाल के म्यूजिक कंपोजर ने भी अपनी शुरुआत की थी। हालांकि उस साल कोई ज़्यादा इनको शोहरत नहीं मिली थी। फिल्म का नाम था छोटे नवाब और आगे बन के ये बने थे आर डी बर्मन। आर डी बर्मन ने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत
1961 से ही की है। दोस्तों 1961 में एवरेज कॉस्ट अगर अमेरिका में आप घर बनाते थे तो लगभग $12,500 में आपका घर बनता था, और जो इनकम थी एक साल में काम करने के बाद $5,315 मिलते थे। और एवरेज कॉस्ट अगर आप नई कार आपने खरीदनी थी 1961 अमेरिका में तो लगभग $2,850 आपको देने पड़ते थे। एक दर्जन अंडा अमेरिका में 1961 में अगर आपको खरीदना होता था तो वो आपको मिलता था 30 सेंट में। 1961। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं जरा दार्जिलिंग की पहाड़ियों में। ट्रेन पर बस की छत पे देवानंद साहब पे फिल्माया ये गीत। फिल्म का नाम है दोस्तों जब प्यार किसी से होता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जलते हो चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। 1961 के भारत में दोस्तों आइए चलते हैं उस साल जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आइए ज़रा उस फिल्म पे एक नज़र दौड़ाते हैं। क्या वो फिल्म थी, क्या उस फिल्म की कहानी थी, क्यों उसको इतना ज़्यादा पसंद किया। और फिल्म का नाम है दोस्तों गंगा जमुना। ये नितिन बोस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। दिलीप कुमार उस ज़माने के बहुत बड़े ये एक्टर थे। इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस ही नहीं किया था बल्कि इस फिल्म की कहानी भी लिखी थी, और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी दिलीप कुमार साहब ने लिखा था। और इस फिल्म के जो डायलॉग्स थे, डायलॉग लिखे थे वजाहत मिर्जा ने। फिल्म में काम कर रहे थे दिलीप कुमार और साथ में उनके छोटे भाई नासिर खान, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उनके असल जिंदगी के छोटे भाई हैं और दोनों ने इस फिल्म में काम किया था। और साथ में वैजयंती माला। ये जो फिल्म है, ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट
हालांकि ऐसा नहीं था कि उससे पहले ऐसी फिल्में नहीं बनी थी, और आने वाले सालों में बाद में काफ़ी सारी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर फिल्में भी बनी है। ये फिल्म थी एक्चुअल में दो भाइयों की कहानी, और एक भाई जो है वो डाकू है और दूसरा भाई जो है वो पुलिस वाला है। अच्छा, इस फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस ज़माने में, इवन आज भी जो हमारी हिंदी फिल्में बनती हैं, आम हमारी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी भाषा या खड़ी बोली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फिल्म एक्चुअल में इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लैंग्वेज अवधी का इसमें इस्तेमाल किया गया था। अवधी डायलेक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया था, और भारत में जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे ये फिल्म शूट की गई थी। और इस फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दो भाइयों की कहानी, एक गांव में रहते हैं और गांव में जो है वो जमींदार है, किसी वजह से एक भाई को वो झूठे इल्ज़ाम में जेल भिजवाने की बातचीत होती है, तो भाई वहाँ से बच के निकल जाता है और कहीं ना कहीं जंगलों में चला जाता है, जहाँ पे डाकू से उसकी मुलाकात हो जाती है, वो डाकू बन जाता है, और वहीं से ये कहानी आगे चलती है। और आखिर में दो भाई, एक पुलिस वाला है जो कि चाहता है उसका भाई सरेंडर करे, एंड कहानी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं इस कहानी से आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में भी निकली है। दिलीप कुमार साहब ने जो इस फिल्म में जो एक्टिंग की थी, उस एक्टिंग से बड़े बड़े एक्टर्स ने को अपना एक तरीके से अपनाया था कि हम भी दिलीप कुमार साहब की तरह एक्टिंग करना चाहेंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आता है। और सलीम जावेद इस फिल्म से बड़े इंस्पायर हुए थे, और आने वाले समय में उन्होंने वैसी ही काफ़ी सारी फिल्में लिखी थी। 1975 में फिल्म आई थी दीवार, 1977 में फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, 1978 में फिल्म आई थी त्रिशूल, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये दो भाइयों की या पुलिस और डाकुओं की कहानी कहती है। डाकुओं की फिल्मों की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये फिल्म अपने आप में कल्ट फिल्म मानी जाती है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर सोवियत रूस में ये फिल्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को बड़ा पसंद किया गया था, और जब फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे तो 9 अलग अलग कैटेगरीज में इस फिल्म को नॉमिनेट भी किया गया था। हालांकि इस फिल्म को 3 अवार्ड मिले थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था विजयंती माला को, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड और बेस्ट डायलॉग का अवार्ड भी इसी फिल्म को दिया था। फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे, बड़े कमाल के इस फिल्म के गाने थे। शकील बदायूनी ने वो गीत लिखे थे, नौशाद साहब का संगीत था, क्योंकि फिल्म की जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के हिसाब से कुछ गाने भी बने थे। एक गाना जो बड़ा मशहूर हुआ था, नैन लड़ गई हैं तो मन बाबा कसक होई बेकरी, या एक और गाना, अगर हम पैट्रियोटिक गानों की बातचीत करेंगे और कुछ एक गीत है टॉप 10 का अगर कभी भी जिक्र होगा तो एक गाना है इस फिल्म में, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही कल के। इसी फिल्म का एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा जो बड़ा ही भोला भाला सा गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम दोस्तों गंगा जमुना।
ट्यून इंडिया रेडियो पे दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर आपके वीकली रेडियो क्लासिक शो के साथ। और आज हम आपको सुना रहे हैं एक साल की कहानी। सफ़र आज का हमारा है दोस्तों 1961 का। 1961 इंसानी इतिहास में एक बहुत ही अहम साल माना जाता है। उस साल हमने बहुत कुछ अचीव किया था और उस अचीवमेंट आज जो कुछ भी हम स्पेस में कर रहे हैं, अगर हम स्पेस में आज तो हम बहुत कुछ खोजने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अहम ईयर 1961 इसलिए माना जाता है कि पहली बार इंसान स्पेस में गया था। 1961 में सबसे पहले 31 जनवरी 1961 को यूनाइटेड स्टेट में मर्करी कैप्सूल के अंदर एक बंदर को स्पेस में भेजा था। बंदर का नाम था हेम। ये 150 माइल्स स्पेस में अंदर गया था और वहां से सेफली वापस भी आया था और रिवॉर्ड के रूप में इसको एक सेब दिया गया था। पहला हमारा जो मंकी एस्ट्रोनॉट। जहां तक सवाल है स्पेस का, तो इनिशियल डे से ही सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में एक तरीके से, चाहे इसे स्पेस रेस कह ले, पहल कह ले, ये कोल्ड वॉर का ज़माना भी था। अमेरिका था वो कहता था कि नहीं, हमारा जो सोचने का तरीका है वो सबसे बढ़िया है। दूसरी तरफ सोवियत रूस, जो कि एक कम्युनिस्टिक उनकी विचारधारा थी, वो कहते थे कि नहीं, हम सबसे अच्छे हैं। एनीवे, कौन अच्छा है ये तो आप हम सभी अब इतिहास में पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन अपने अपने लेवल पे दोनों अपना अपना काम कर रहे थे उस साल। अच्छा, अगर हम स्पेस की बातचीत करते हैं तो 1961 से पहले एक्चुअल में पहल जो थी बहुत सारी चीज़ों में सोवियत रूस ने की थी। 1957 में सोवियत रूस ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा था और 1961 में रूस ने ही एक मैन मिशन किया था और पहली बार इंसान स्पेस में पहुंचे थे। यूरी गगेरियन पहले ऐसे इंसान थे। 12 अप्रैल 1961 को वो स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंसान थे। उसके बाद उसी साल 1961 में ही यूनाइटेड स्टेट ने भी अपना पहला इंसान जो था वो स्पेस में भेजा था। इनका नाम था एलन शेपर्डन। फ्रीडम 7 में ये इनको स्पेस में भेजा गया था। अच्छा, उस साल अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपनी कांग्रेस से कहा कि वो लगभग $531 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और वो चाहते हैं कि आने वाले 10 साल के भीतर भीतर चंद्रमा पे इंसान पहुंचे। टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने सोवियत रूस को पीछे छोड़ दिया था और बड़े जबरदस्त कारनामे उस साल किए थे। सो दोस्तों, 1961 जो है वो इंसानी इतिहास में स्पेस में इंसानों के पहुंचने के लिए भी जाना जाता है। जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। पिया
जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। दोस्तों 1961 में अगर हम ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की तरफ एक नजर दौड़ाते हैं तो उस साल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जबरदस्त आग लगी थी। बुश फायर, हमारे जंगलों में यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आग लगती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो टाउन्स थे आसपास वो डिस्ट्रॉय हो गए थे कम्प्लीटली। अच्छा, जहाँ पे 1961 में बहुत सारी नई नई चीज़ें शुरू हुई थी वहाँ पे कुछ ख़त्म भी हुआ था। सिडनी में 1961 में आखिरी इलेक्ट्रिक ट्राम चली थी। 1961 में दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे जो दूसरी सबसे ज़्यादा फिल्म पसंद की गई थी भारत में, बॉलीवुड में, उस फिल्म का नाम था जंगली। सुबोध मुखर्जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में काम कर रहे थे शम्मी कपूर, सायरा बानो, शशिकला, शंकर जयकिशन का संगीत था और बड़ा ही कमाल का इस फिल्म का संगीत बना था। गाने इतने ज़्यादा मशहूर हुए थे और ये फिल्म गानों के लिए, फिल्म की कहानी के लिए और एक बड़ी लाइट हार्टेड ये फिल्म थी और जानी जाती है सायरा बानो के लिए। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1961 में फिल्म जंगली से की थी। अब ये फिल्म लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आई? क्या इस फिल्म में ऐसा खास था? जब हम इस फिल्म के प्लॉट पे एक नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद उस साल भारत में या उस ज़माने में जो लोग बाग रहते थे उनके दिल के बड़े करीब ये फिल्म चली गई थी। इस फिल्म की जो कहानी थी वो कहानी थी एक ऐसे परिवार की जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त सख्त रूल थे, यानी कि घर के अंदर आप उतना ही बात करेंगे जितनी ज़रूरत है। ये हंसना कूदना वहाँ पे अलाउड नहीं था। शम्मी कपूर, एक बड़ी अरिस्टोक्रेट ये फैमिली दिखाई गई थी। लंदन से ये पढ़ के आते हैं और घर का जो माहौल था वो ये था कि कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। बेसिकली जो माता जी है वो पूरा डोमिनेट करती है। ललिता पवार ने वो किरदार निभाया था और उनकी आज्ञा के बिना घर पे कुछ भी नहीं होता। हंसना भी है तो उसके लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। अच्छा, कहानी वहाँ पे थोड़ी सी अलग ये हो जाती है कि जो घर में बेटी है या यूं कहिए शम्मी कपूर की जो बहन है माला, जिसका अभिनय किया था शशिकला ने, वो कम्प्लीटली हटके है। वो बाहर कॉलेज से पढ़ के आती है, काफ़ी शोर शराबा करती है, हंसती कूदती है, तो उनकी मम्मी को ये बात पसंद नहीं है। तो वो अपने बेटे को कहती है कि देखो अपनी बहन को आप थोड़ा सा कहीं दूर ले जाएं, कहीं बहुत दूर ले जाएं शहरों से, सुनसान जगहों पे, और उन्हें बताएं कि देखिए तहज़ीब कितनी ज़रूरी होती है। ये जो समाज है इसमें आपको तभी अच्छा स्थान मिलता है जब आप तहज़ीब से रहते हैं। कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, कम बोलना है, फालतू का नहीं हंसना है। तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती है घर के अंदर, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर शायद उस ज़माने में ये चीज़ थी। घर पे पिताजी एंटर हुए, आपकी हंसी गायब,
माताजी ने कुछ बोल दिया, आप जो है वो उठना भी है बैठना भी है तो पूछना पड़ता था। शायद उस ज़माने में ये हुआ करता होगा। अच्छा, कहानी वहाँ पे थोड़ी बदल जाती है जब ये अपनी बहन को लेके जाते हैं कश्मीर, और कश्मीर में मुलाकात इनकी होती है इस फिल्म की हीरोइन सारा बानो के साथ, जो कि एक लोकल डॉक्टर है, उनकी बेटी है। और प्यार मोहब्बत में कहीं ना कहीं एक रात ये तूफ़ान में फंसते हैं, जहाँ पे इनको रात बितानी पड़ती है। बर्फीले तूफान वहाँ पे आते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। शम्मी कपूर ये रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी जो है वो बंधनों में नहीं बंधी होती है। और इस फिल्म का एक गाना था, ये गाना इतना मशहूर हुआ है, फिल्म का गाना है याहू। और इस गीत के साथ और संगीत के साथ शम्मी कपूर जो है उन्हें ज़िंदगी का कुछ और ही मायना नज़र आता है। और जब इनकी माताजी वहाँ पे पहुँचती है तो शम्मी कपूर बिल्कुल बदले हैं। वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं और अपनी माताजी को बताते हैं उन्हें प्यार हो गया एक लड़की से। तो ये फिल्म जो है उस साल में इंसानों के अंदर जो दबी ख्वाहिशें हैं, जो इंसान करना चाहता है, ये शायद उस ख्वाहिशों को, उन बातों को ये निहारता है, निकालता है। इसीलिए शायद ये फिल्म इतनी ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी। इस फिल्म का संगीत बड़ा ही मशहूर हुआ, एक से बढ़कर एक इस फिल्म के गाने हैं। और जो गीत मैं आपको सुनाऊंगा वो गीत है दोस्तों एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये गीत एक्चुअल में दो इसके अलग अलग वर्जन है। लता जी ने भी गाया है और मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत है और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं। आइए दोस्तों 1961 में इस मीठे से गीत के साथ लिए चलते हैं आपको। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव
60s के दशक में दुनिया जो थी वो धीरे धीरे अब एक तरीके से कोल्ड वॉर के की तरह वो विभाजित हो रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना तो इंसानों ने एहसास कर लिया था कि लड़ाई करने से जो है वो अच्छा है कि हम मिलजुल के रहें, लेकिन फिर भी राइवलरी जो थी वो बन रही थी, दुनिया विभाजित हो रही थी, अलग अलग तरीकों से दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा था। वहीं पे स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी काफ़ी दुनिया भर में धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इंसान जो थे वो बड़ी तरक्की कर रहे थे। मेलबर्न में मोनाश यूनिवर्सिटी 1961 में शुरू हुई थी। पहला स्टूडेंट्स जो था वो 1961 में ही मेलबर्न की इस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया था। वहीं पे न्यू साउथ वेल्स में 22 ऑफ मई को अर्थक्वेक भी आया था। न्यूजीलैंड में एक बड़ा पुराना लॉ जो था वो ख़त्म किया गया था। 12 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में ये डिसाइड किया गया कि वहाँ पे डेथ पेनल्टी ख़त्म की जाएगी। जो सज़ाए मौत है वो न्यूजीलैंड में 1961 में ख़त्म हो गई थी। आज भी बहुत सारे देशों में सज़ाए मौत होती है। अच्छा, दुनिया जो थी उस ज़माने में दो हिस्सों में एक तरीके से डिवीज़न था, ब्रॉडर लेवल पे बने हुए थे, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। एक सिरे पे रशिया था, सोवियत रूस, जो कि कम्युनिज्म फिलॉसफी को मानता था और दुनिया भर में उसे फैलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि एक तरीके से अपने लेवल पे जो अमेरिकन स्टाइल से डेमोक्रेटिक वे होता है, कैपिटलिज्म होता है, वो उसको थोड़ा बढ़ावा दे रहे थे। अमेरिका में उस साल एक ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। इनका नाम है दोस्तों जॉन एफ कैनेडी। ये अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट बने थे और जनवरी के महीने में इन्होंने अपनी जो भी शपथ होती है एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पे ली थी, और ये उस ज़माने में कहते हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। एक कैथोलिक प्रेसिडेंट ये माने जाते हैं। इनका जो भी, अगर हम धर्म की बातचीत करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अमेरिका की तरफ से एक सिपाही के रूप में लड़े भी थे, और इससे पहले वहाँ पे वो कांग्रेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे, सेनेटर भी रह चुके थे। और जहाँ तक सवाल है इनका, तो इनका परिवार जो था वो पॉलिटिक्स से ऑलरेडी ही जुड़ा हुआ था। जो इनकी इनॉग्रल स्पीच है वो आज भी जानी जाती है, जो इन्होंने एड्रेस किया था अपने फेलो सिटीजन को, एक तरीके से वो इतिहास बन गया था। जो बात उन्होंने उस जमाने में कही थी, आज भी बहुत सारे लोग उस बात को याद करते हैं। और ये बात, जो जिस बात का जिक्र उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में किया था, इन्होंने कहा था कि ये मत पूछो कि देश तुमको क्या दे सकता है, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो। बहुत ही ये मशहूर हुआ था, और आज भी बहुत सारे देशों में इस बात का जिक्र किया जाता है। जिस मर्जी देश में आप रहते हैं, पॉलिटिशियन आज भी सिटीजन से ये कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि देश तुमको क्या दे रहा है, तुम ये सोचो या बताओ कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। एक बहुत ही ये ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे, और 1963 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। अनफॉर्चुनेटली नवंबर 1963 में इनका असैसिनेशन हो गया था। तो इनके जो किए हुए काम है अमेरिका में, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्पेस को लेके इन्होंने कहा था, एक बड़ा लंबा चौड़ा बजट रखा कि नहीं, हमें जो है वो चांद पे पहुंचना है, और आज जो नासा काम धाम कर रहा है, कहीं ना कहीं इसकी नींव जॉन एफ कैनेडी ने रखी थी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, इन्हीं से जुड़ा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा मजे का गाना सुनाता हूँ। 1961 की ही फिल्म है, फिल्म का नाम है झुमरू, किशोर कुमार की आवाज़, उन्हीं का संगीत, और गाना है दोस्तों ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई बढ़िया सी कहानी। ये बढ़िया सा मैंने अपनी 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 तरफ से लगा दिया है गीत के अंदर नहीं है।
ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। किशोर कुमार साहब का संगीत है और उन्हीं की फिल्म झुमरू, और बड़ा ज़बरदस्त ये फिल्म, लोगों ने इस फिल्म के गीत बड़े मशहूर हुए थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे ये कोई बहुत कामयाब फिल्म नहीं थी अगर हम टॉप 10 फिल्मों का जिक्र करते हैं, लेकिन फिल्म का संगीत बड़ा चला था। किशोर कुमार साहब एक बड़े ही कमाल के सिंगर हैं। इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, अगर हम दुनिया भर में बातचीत करते हैं तो दुनिया में संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ज़बरदस्त बैंड जो है
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बीटल्स, ये अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक का संगीत करते हैं, और बीटल्स जो है वो अपने आप में एक बहुत ही उन्होंने कमाल किया था। 1961 में पहली बार उन्होंने वहां के एक लोकल क्लब केविन क्लब में अपने करियर की शुरुआत की थी। पहली बार बीटल्स ने वहां पे परफॉर्म किया था। और वहीं पे आयरलैंड में भी पहला जो उनका नेशनल टेलीविजन स्टेशन था उसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1961 में। अच्छा, टेलीविज़न भी धीरे धीरे अब दुनिया भर में बढ़ता चला जा रहा था। और वहीं पे 1961 माना भी जाता है ऑफिशियली जो अमेरिका था उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी वियतनाम वॉर। ये काफ़ी सालों तक वियतनाम वॉर चली थी और इस साल ऑफिशियली पहली इन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो भेजी थी वियतनाम में। आइए दोस्तों, 1961 में बॉक्स ऑफिस पे एक और फिल्म की तरफ आपको लिए चलता हूं जो उस साल जो सबसे कामयाब फिल्म है वहां पे वो तीसरे नंबर पर फिल्म थी। अब इस फिल्म को इतना ज़्यादा लोगों ने क्यों पसंद किया, जब इस फिल्म के प्लॉट को हम जानेंगे तो हमें एहसास होगा कि देखिए कहीं ना कहीं हमारे जज्बात जो होते हैं वो फिल्मों से जुड़े होते हैं। हम फिल्मी पर्दे पे वो देखना चाहते हैं, या तो वो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, या फिर जो हम करना चाहते हैं, या फिर जो नहीं हो रहा है सिर्फ हम अपने ख्वाबों ख्यालों में ही देख पाते हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो एकदम से हमें अपने करीब ले जाती है, वैसी ही एक फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था घराना। अब जैसा फिल्म का नाम है वैसा ही फिल्म का प्लॉट भी। और इस फिल्म में काम कर रहे थे राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, राजकुमार, बिपिन गुप्ता, ललिता पवार, शोभा खोटे और विजय लक्ष्मी। एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट इस फिल्म की थी और एस वासन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। जहाँ तक सवाल इस फिल्म का, तो फिल्म जो है वो उस ज़माने में 1961 में जो घर घर की कहानी थी वही इस फिल्म की कहानी भी थी। और इसी फिल्म पे 1988 में एक और फिल्म बनी जिसका नाम भी रखा गया घर घर की कहानी। तो ये जो कहानी थी एक परिवार की कहानी थी और बड़े परिवार की कहानी थी। एक जॉइंट फैमिली की कहानी थी जहाँ पे जो माता पिता है, पिताजी बड़े धार्मिक किस्म के हैं, बड़ा कम वो बातचीत करते हैं और माताजी की दादागिरी है घर के अंदर। ललिता पवार अपने उस कैरेक्टर के लिए जानी जाती थी, तो उनका पूरा घर के अंदर दादागिरी है। और उनके घर पे उनके 4 बच्चे रहते हैं। बड़ी बेटी जिनके पति का देहांत हो गया है, उसके बाद वहीं पे रह रही है और अपने 2 बच्चों को वो पाल रही है। उसके बाद उनका बेटा कैलाश जो कि है राजकुमार, और उनकी शादी हो चुकी है, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रहती है। तीसरे नंबर पर उनका बेटा है राजेंद्र कुमार जो कि अभी कॉलेज आ जा रहा है। और चौथे नंबर पर उनकी बेटी है जो कि अपने पति के साथ वापस वहाँ पे घर पे आ गई क्योंकि उसकी ससुराल में बनती नहीं है। तो ये कहानी जो है पूरी की पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, 4 भाई बहन है, फिर उनके आगे बच्चे हैं, फिर ससुर है, सासू है, और जो घर घर की कहानी होती है, घर के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है और जो गलतफहमियां हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। एक्चुअल में ये सारी की सारी कहानी यही है। और एंड में आके जैसे कि सारी फिल्मों में होता है सारा कन्फ्यूजन दूर होता है, सब समझ जाते हैं और उसके बाद हैप्पी हैप्पी हम सब जीते हैं। सो ये जो फिल्म है एक्चुअल में जानी जाती है इस कहानी के लिए भी, और कहीं ना कहीं पर्दे पे उस साल 1961 में जो कुछ सभी के घरों में हो रहा था वो घर घर की कहानी घराना के रूप में बड़े पर्दे पे दिखाई, और तीसरी उस साल की सबसे ये कामयाब फिल्म बनी। और अपने गीतों के लिए भी जानी जाती है। बड़े कमाल के इस फिल्म के गाने हैं। एक गाना तो आज भी बड़ा जाना माना जाता है, और स्पेशली छोटे बच्चों में, दादी अम्मा मान जाओ। और एक बड़ा ही कमाल का इस फिल्म में गाना है। रवि ने इस फिल्म का संगीत दिया था, जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था, और लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था शकील साहब को, शकील बदायूनी। इससे पहले भी इस टीम ने, इन दोनों ने मिलके एक बड़ी ही कमाल का एक मोहब्बत भरा गाना लिखा था। कभी भी अगर लव सॉन्ग का जिक्र होगा, टॉप 10 गाने बनेंगे, तो एक गीत है जो कि उसमें हमेशा आएगा, और वो गीत है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो जो उसमें किसी की खूबसूरती का या हुस्न का जो व्याख्यान किया गया है और जिस तरीके से उसका गीत बना था, बड़ा ही कमाल का था। सो मुझे लगता है इस फिल्म में भी एक गाना है जो लगभग वैसा ही है। फिल्म के मेकर ने शायद उनसे कहा होगा कि पहले भी आपने इतना कमाल का गाना बनाया है, तो हम आप चाहते हैं कि आप कुछ वैसा ही क्रिएट कीजिए, 14वीं का चांद हो। खैर वो गीत तो अपने आप में बड़ा कमाल का था, लेकिन इस फिल्म का एक गीत है जो बहुत ही मशहूर हुआ था। ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, और शकील साहब ने इस गीत को लिखा है। गाना है दोस्तों हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आइए दोस्तों ज़रा इस गीत को सुना जाए।
तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर अपने शेरों में ताजगी भर ले, एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। 1961 का साल एक और दीवार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये फिल्म दीवार नहीं है बल्कि ये दीवार है बर्लिन की। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में ये एक दीवार बनी थी जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। हालांकि ये जो डिवीज़न है, अगर हम बातचीत करते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी बताया है कि दुनिया जो था एक तरीके से कोल्ड वॉर के जोन में पहुंचा हुआ था, जो माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हुई थी। अब दरारें तो पड़ी हुई थी, अब डायरेक्टली वो एक दूसरे के बारे में नहीं कहते थे, लेकिन एक होड़ जो थी वो चल रही थी। और जहाँ तक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का सवाल है, विभाजन के बाद ये जो वेल्दी एरिया था वो वेस्टर्न जर्मनी की तरफ चला गया था। वहाँ पे काफ़ी धन था। ईस्ट जर्मनी में काफ़ी गरीबी थी, जिसकी वजह से लोग बाग वहाँ से मूव करते थे।
1957 में हालांकि ईस्ट जर्मनी ने एक नया इंट्रोड्यूस किया था लॉ, जहां पे ये मुश्किल कर दिया था कि जो रिफ्यूजी है वो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाए। और एक ये अनुमान है कि 1961 में जर्मनी के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20%, 20% जो था वो ईस्ट जर्मनी से छोड़ के वेस्ट जर्मनी में चला गया था। और जो जाने वाले लोग थे उसमें जो बड़ी हाई परसेंटेज थी, ये वो लोग थे जो एक देश को बनाने में उनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, स्किल्ड लेबर्स, क्योंकि इस जर्मनी में उनको काम नहीं मिल रहा था तो सारे के सारे वेस्ट जर्मनी में मूव हो गए। तो फिर इस जर्मनी को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि इसको हम कैसा रोक सकते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया और इसमें उनकी सहायता की थी सोवियत यूनियन ने। सोवियत और ईस्ट जर्मनी के नेताओं ने मिलजुल के ये डिसाइड किया कि ये वो एक दीवार वहाँ पे बनाएंगे, अनाउंस उन्होंने किया। और 17 अगस्त को पहला जो कंक्रीट एरिया जो था वो बिल्ड किया गया और इस तरीके से बर्लिन वॉल की शुरुआत हुई। हालांकि 1989 में ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोबारा से इकट्ठा हो गया। ये जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, दो भाई अलग होते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं यार, अलग हम ठीक नहीं रहेंगे, और ये मिलजुल के इकट्ठे हो गए थे और अल्टीमेटली आई थिंक 89-90 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। तो ये जो बर्लिन वॉल है अपने आप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा कोल्ड वॉर का ज़माना था, किस तरीके से डिवाइडेड वो ज़माना था। अच्छा दोस्तों, उस साल जो बॉक्स ऑफिस पे अगर हम भारत में बॉलीवुड की बातचीत करते हैं, जो चौथी सबसे कामयाब फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था आस का पंछी। वैजयंतीमाला, राजेंद्र कुमार, राज मेहरा और सुंदर इस फिल्म में काम कर रहे थे। अच्छा, मैं जब ये लिस्ट देख रहा हूँ तो इस लिस्ट के मुताबिक उस साल जो सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में देने वाले हैं वो है राजेंद्र कुमार। हालांकि दिलीप कुमार साहब की फिल्म सबसे बड़ी रही थी। शम्मी कपूर की बहुत अच्छी हिट फिल्म बनी थी। देवानंद साहब ने 2-3 फिल्में की थी बड़ी कमाल की, जो टॉप 10 की हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो कामयाब फिल्में हैं, जुबली कुमार जिसे हम जानते हैं, वो राजेंद्र कुमार है और उनकी 4-5 फिल्में बड़ी ज़बरदस्त हैं। इनकी सारी फिल्में बड़ी हिट होती थी। आस का पंछी ये लोगों को क्यों पसंद आई थी? अच्छा, इस फिल्म की कहानी भी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी कहानी थी। इंसान जो थे वो शायद राजेंद्र कुमार के कैरेक्टर को पर्दे पे देख रहे थे। ये कहानी भी एक परिवार की थी। परिवार में 4 लोग रहते हैं, माताजी है, पिताजी है, एक बहन है, एक भाई है। और भाई जो है वो कॉलेज जाता है, जहाँ पे जैसे एज यूजुअल होता है, आपको भी हुआ होगा, कॉलेज में अपनी कॉलेज की किसी लड़की से प्यार हो जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद जैसे कि सभी बच्चों के सपने होते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूँगा। और उनकी चाहत थी कि वो मिलिट्री में जाना चाहते थे। अच्छा, पिताजी नहीं चाहते थे। पिताजी ये चाहते थे कि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहीं पे मेरा बेटा भी आके काम करे। हालांकि कोई भी माँ बाप यही चाहता है ना कि हम हमारे बच्चे जो है हमारे मुताबिक चले। और 60s में तो ये बड़ा एक चलन था कि माता पिता जो थे वो ज़्यादातर बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करते थे। और यहाँ पे जब जिद करते हैं राजेंद्र कुमार साहब की, नहीं मुझे तो मिलिट्री में जाना है, तो इनके पिताजी को हार्ट अटैक आता है। और कहीं ना कहीं पिताजी की बात को वो मान लेते हैं कि चले पिताजी कह रहे हैं ठीक है, तो वो ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। अल्टीमेटली इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और ये चले जाते हैं मिलिट्री में। जो इनकी अपनी इच्छा थी कि चलिए अब ये सब कुछ हो गया है, सो अब मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। जो भी है मिलिट्री में अपना सर्विंग करके जब घर वापस आते हैं, वापस अपने शहर में आते हैं, तो पता चलता है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है अब उनकी शादी हो गई है। और बड़े मायूस होते हैं। फिर ये वापस मिलिट्री में चले जाते हैं और एक ऐसे मिशन को ये एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे इन्हें एक बड़े जोखिम से गुजरना पड़ता है। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके की है। लोगों ने शायद पर्दे पे कहीं ना कहीं अपने आप को देखा होगा, इसीलिए इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले
मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। 1961 बॉक्स ऑफिस पे टॉप 5 फिल्मों में 5वें नंबर की ये फिल्म थी और नासिर हुसैन प्रोडक्शन की। अपने आप में ये उन्होंने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी था, प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था। देवानंद, आशा पारेख, सुलोचना और मुबारक इस फिल्म की स्टार कास्ट। अच्छा, यहाँ तक सवाल है इस फिल्म का, ये भी अपने आप में लोगों को इसलिए पसंद आई थी, कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली कहानी थी। और जहाँ तक नासिर हुसैन साहब का सवाल है, इन्होंने आने वाले दिनों में कुछ अपने उस मसाले को जो एक बार कामयाब हो जाता था बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी मंजिल में भी इसका इस्तेमाल किया था। लगभग प्लॉट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, निशा, जो कि एक अमीर परिवार से जिनका संबंध है और अब उनका जवान हो गई है, शादी की उम्र है और उनके पिता जो कि बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि वो उनके जो दोस्त है उनके बेटे से शादी करें, जैसे कि अक्सर उस ज़माने में भी होता था। लेकिन निशा जो उसे पसंद नहीं करती है और अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने वो दार्जिलिंग जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पोपट लाल से। देवानंद साहब है, तो इसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न है। देवानंद इसमें 2-3 अलग अलग रूप में आते हैं। पोपट लाल है, मंटो है, सुंदर है और कहानी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में आगे बढ़ती रहती है। प्यार मोहब्बत की कहानी है। नासिर हुसैन साहब का अपना एक एंटरटेन करने का अपने अलग ही अंदाज़ था, उसी अंदाज़ में ये फिल्म बनी है और बॉक्स ऑफिस पे लोगों ने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया था और पसंद किया था इस फिल्म के संगीत को। बहुत ही मशहूर हुए थे इस फिल्म के सारे गाने, जो अपने आप में आज भी याद किए जाते हैं। चाहे वो गीत है कि जिया हो जिया कुछ बोल दो, या फिर तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, या जो गीत मैंने आपको सुनाया 100 साल पहले, यही गीत तमिल में एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था।
अच्छा दोस्तों, जहाँ पे हम फिल्मों की बातचीत कर रहे हैं वहीं पे दुनिया में भी उस साल 1961 में क्या कुछ हुआ उसका भी जिक्र हो रहा है। मिडल ईस्ट में भी एक बदलाव हुआ था 1961 में। कुवैत जो था वो यूनाइटेड किंगडम के अंडर आया करता था और उस साल एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम ने जो भी उनका वहाँ पे कंट्रोल था वो रिमूव कर दिया था। अच्छा, इराक जो था वो काफ़ी पहले से क्लेम कर रहा था कि कुवैत जो है वो उसका हिस्सा है और एक तरीके से इराक ने कोशिश की कुवैत पे कब्जा करने की, लेकिन कुवैत इस कोशिश में उन्होंने इराक को नाकामयाब किया था और अपने आप में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा। तो ये जो एक बड़ा बदलाव था मिडल ईस्ट में आया था। और वहीं पे रिपब्लिक ऑफ कैमरून भी 1961 में बना था। ये दो अलग अलग हिस्सों में बटा था। एक ब्रिटिशर्स के अंदर आता था जिसे सदर्न कैमरून कहते थे और दूसरा फ्रांस के अंदर आता था जिसे कैमरून कहते थे। और अल्टीमेटली इन दोनों को जोड़ के 1 अक्टूबर 1961 फेडरल रिपब्लिक ऑफ कैमरून बना था। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको एक गीत सुनाऊंगा और ये गीत बड़ा मशहूर हुआ था। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा। ये सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम माया। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत बड़ी कामयाब फिल्म नहीं थी, लेकिन उस फिल्म के गाने सारे बहुत ही अच्छे थे। और ये जो गीत है, देवानंद साहब इस गीत को गा रहे हैं। एक पियानो पे ये गीत बना है। उस ज़माने में बड़ा मशहूर था। मे बी आज भी शायद इस तरीके के गीत बनते हैं, लेकिन एक बड़ी कड़वी सच्चाई जो है इस गीत के अंदर है। शायद उस साल में जानी जाती थी, मानी जाती थी। गाना है दोस्तों, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, मंजिल तेरी नहीं ये दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होंठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल, महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल,
महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। 1961 भारत में गोवा और दमन एंड दीव के लिए भी याद किया जाता है, जाना जाता है और इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से, तो उस ज़माने में जो भारत का हिस्सा गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगालियों के अंडर आता था और भारत ने रिक्वेस्ट किया 1947 में कि देखिए अब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके हैं, अब समय है कि आप भी इस टेरिटरी को हमें दीजिए और अपने हिसाब से जैसे भारत आगे बढ़ेगा हम भी काम धाम करेंगे। लेकिन पुर्तगालियों ने ये नेगोशिएशन करने से रिफ्यूज़ कर दिया था और ये टसल चलती रही और अल्टीमेटली 17 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय और 17 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी और 19 तारीख को अल्टीमेटली गोवा, दमन और दीव आइलैंड जो है वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बना और ये यूनियन टेरिटरी रहे 30 मई 1987 तक। उसके बाद गोवा जो था वो फुल फ्लैश्ड एक राज्य बना, भारत का 25th स्टेट बना और दमन एंड दीव आज भी यूनियन टेरिटरी है। 17, 18 और 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के लिए 1961 याद किया जाता है। अच्छा दोस्तों, उस साल बॉक्स ऑफिस पे जो छठी सबसे कामयाब फिल्म थी उस फिल्म का नाम था ससुराल। ये फिल्म भी राजेंद्र कुमार की थी। राजेंद्र कुमार, सरोजा देवी, महमूद, ललिता पवार और शोभा खोटे इस फिल्म में काम कर रहे थे। ये भी एक पारिवारिक फिल्म थी, जैसे कि फिल्म का नाम ही है ससुराल। और एक्चुअल में एक नया कंसेप्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारत में शायद प्रीडोमिनेंटली उस ज़माने में हुआ करेगा। ये बातचीत करता है घर जमाई की। राजेंद्र कुमार जो एक तरीके से बड़े गरीब परिवार से आते हैं, इनके माता पिता नहीं हैं और अपने अंकल आंटी के साथ ये रहते थे, लेकिन बड़ी अच्छी इनकी तहजीब है, पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं जिनसे इनको प्यार हो जाता है, उनके पिता चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जो है शादी के बाद हमारे ही घर पे आके रहें। तो एक घर जमाई बन जाते हैं। ये घर जमाई की एक कहानी है और बहुत ही लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया। फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त ये फिल्म थी। अच्छा, लेकिन मैं अब आपको एक गाना सुनाऊंगा जिस फिल्म का मैं जिक्र आपके साथ करने जा रहा हूं। फिल्म का नाम है दोस्तों हम दोनों। 1961 में ये 7वीं उस साल की सबसे कामयाब फिल्म और मुझे अच्छे तरीके से याद है मैंने जब ये फिल्म देखी थी 26 जनवरी उस ज़माने में। ये मैं बातचीत कर रहा हूँ 80s की, शायद 80s में या लेट 70s में। अब मुझे एग्जैक्टली वो साल तो याद नहीं है, लेकिन टेलीविज़न पे 26 जनवरी के दिन फिल्में आया करती थी। मैं शिमला का रहने वाला हूँ और वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जो हमारा जो जनवरी का महीना होता है उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये दिन में 26 जनवरी को ये फिल्म आई थी। अच्छा, पूरे गांव में एक टेलीविज़न हुआ करता था। हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं था, तो हम सब गांव के लोग बाग जो है उस घर पे जाके मूवी देखते थे या टेलीविज़न देखते थे। जब भी कोई फिल्म आती थी, हफ्ते में एक आध फिल्म आया करती थी, तो हमने ये फिल्म अपने परिजनों के साथ, परिजन यूँ कहूँगा ऑलमोस्ट गाँव वालों के साथ बैठ के टेलीविज़न सेट पे, फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी उस ज़माने में, टेलीविज़न भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते हैं, तो इस फिल्म से मेरी बड़ी अच्छी यादें जुड़ी है। आइए दोस्तों, इसी फिल्म का एक गीत सुनाता हूँ। अब ये फिल्म क्या थी वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले सुनते हैं ये बहुत ही कमाल का गाना, अल्टीमेट, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर
फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब और उनकी कंपनी नवकेतन फिल्म्स ने दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। फिल्म का नाम हम दोनों। अमरजीत इस फिल्म के डायरेक्टर क्रेडिटेड किए गए हैं, लेकिन देवानंद साहब ने कहा था कि विजय आनंद ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी, तो फिल्म को एक्चुअली में उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो इस फिल्म में दो अलग अलग डायरेक्टर हैं। फिल्म तो 1961 में बनी थी, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 10, 12, 15 साल बाद, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब मैंने ये फिल्म देखी थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस दिन 26 जनवरी थी, शिमला में बर्फ़ पड़ी हुई थी, अपने गांव में एक ही टेलीविज़न था और गांव वासियों के साथ बैठ के ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न जलंधर दूरदर्शन से इस फिल्म को दोपहर को हमने देखा था। और जब कभी भी इस फिल्म का कोई गीत बजता है, इस फिल्म का जिक्र आता है, तो मेरे जो गाँव के मित्र हैं, मेरे गाँव के जो लोग हैं, उनके चेहरे मेरे बिल्कुल सामने आ जाते हैं। बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ एक मेरे जो बचपन के साथी है या बचपन के लोग हैं वो अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए अभी तक वो चेहरे नज़र आते हैं। अच्छा दोस्तों, ये फिल्म जो थी बड़ी ही जज्बाती फिल्म थी, शायद इसीलिए ये बॉक्स ऑफिस पे उस साल इतनी ज़्यादा पसंद की गई। मुझे याद है जब ये फिल्म चल रही थी, हमारे आसपास जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या किस तरीके से उत्सुकता उनकी बढ़ती चली जाती थी, आगे क्या होगा। इमोशनल भी काफ़ी सारे सीन बनते हैं, बहुत जगह ये फिल्म आपको रुलाती भी है, और देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म है, फौजी भाइयों की कहानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस फिल्म का प्लॉट है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि आनंद, जिनका जो देवानंद है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माना इसमें दिखाया गया है। ये एक बड़ा हैप्पी गो लकी लड़का है जो ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, मस्त आदमी है। एक अमीर लड़की से उसको प्यार हो जाता है, और जब अमीर लड़की उसको अपने पिताजी से मिलवाती है तो पिताजी इसकी बेइज्जती कर देते हैं, तुम काम धाम कुछ नहीं करते हो, मेरी लड़की से शादी करने चले। इन्हें बड़ा दुख होता है। ये वापस जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक वो पोस्टर देखते हैं कि आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है। अब इनको लगता है कि मुझे काम करना है, और ये आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो पूरा वॉर जोन दिखाया गया है। वहाँ पे इनकी मुलाकात मेजर साहब से होती है, और कहानी सारी ये है कि मेजर साहब की शक्ल इनसे बिल्कुल मिलती है। मेजर वर्मा उनका नाम था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मूँछों वाले हैं और इनकी मूँछें नहीं है। मेजर वर्मा इन्हें अपनी कहानी भी बताते हैं कि मेरी एक बीवी है, मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरी माताजी है, मुझसे बड़ा प्यार करती है, मैं घर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वॉर में ऐसा होता है कि एक मिशन पे जाते हैं और ये माना जाता है कि मेजर वर्मा का देहांत हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और इस बीच जब ये अपना आनंद घर पे आते हैं, और घर पे आके इनको पता चलता है कि जिस गर्लफ्रेंड को, अमीर गर्लफ्रेंड को ये छोड़ के आए थे पीछे, वो लड़की अपने अमीर माँ बाप को छोड़कर
देवानंद साहब की माता का ख्याल रख रही है और उन्हीं के घर पे रह रही है। तो ये जब घर आते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है। अच्छा, देवानंद साहब जो है ये मेजर वर्मा के घर ये समाचार देने के लिए जाते हैं कि उनके बेटे का देहांत हो गया है वॉर में और उनका कोई पता नहीं चला है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब घर पे जाते हैं तो उनकी माँ इन्हें समझती है कि मेरा बेटा आ गया। अब मूछें कटी हुई है, बेटा तो बेटा होता है। और उनकी जो वाइफ है वो धर्मपत्नी, वो समझती है कि मेरे पति देव आ गए। तो ये उनको नहीं बता पाते हैं और इसी कश्मकश में रहते हैं। दो परिजनों के परिवार के बीच में इनका आना जाना होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अब वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरा पति मेरे नज़दीक नहीं आ रहा है, पता नहीं इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और वहीं दूसरी तरफ इनका जो मोहब्बत है, इनका जो प्यार है, जिन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़ के इनकी माता जी का ध्यान वो रख रही है, उन्हें भी लगता है कि इनका कहीं कुछ और रिश्ता चल रहा है। बट अल्टीमेटली मेजर वर्मा जो है वो जिंदा पाए जाते हैं, उनकी एक टांग कट जाती है। वो जब घर पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आनंद जो है वो शायद उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट अल्टीमेटली ये कन्फ्यूजन आखिर में आके दूर होता है एंड उसके बाद ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। बड़ा हैप्पी एंडिंग है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ये इमोशनल फिल्म थी। और क्या इस फिल्म के गाने हैं, ज़बरदस्त गाने हैं। साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, जयदेव का संगीत है। और एक गाना तो अगर भजनों की बातचीत करते हैं तो अगर 4-5 टॉप के भजन फिल्मों के एक लाइन बनेगी तो उसमें वो गाना ज़रूर आएगा। लता जी ने उस गाने को गाया है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। या फिर अभी जो मैंने गाना आपको सुनाया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। एक और गीत है जो आशा जी की आवाज़ में भी है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में भी है, डुएट भी है। बहुत ही ज़बरदस्त वो गाना है। और गीत क्या है दोस्तों, बड़ी आपकी यादों को ताज़ा कर देगा। आई एम श्योर कि आपने इस गीत को बहुत बार सुना होगा। आइए दोस्तों, वही गीत मैं आपको सुनाता हूँ। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस
अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। 1961 में अगर हम बॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्मों का जिक्र करते हैं तो आठवीं जो सबसे कामयाब फिल्म थी वो एक बड़े छोटे बजट की फिल्म थी और उस फिल्म को बड़ा पसंद किया गया था। फिल्म का नाम था दोस्तों काबुलीवाला। ये एक कहानी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। कहानी का नाम ही काबुलीवाला है। हेमंत गुप्ता ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बलराज साहनी, उषा किरण, साजन, सोनू और बेबी फरीदा ने इस फिल्म में काम किया था। ये जो फिल्म है एक छोटी सी बच्ची और काबुलीवाला एक इंसान के बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ते को ये दिखाया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये फिल्म है और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने। फिल्म के गाने बड़े मशहूर हुए थे। एक गीत तो इतना मशहूर है, ये गीत जब सुनते हैं तो इस गीत को सुन के आई थिंक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन्ना डे ने उस गाने को गाया है, प्रेम धवन ने उस गीत को लिखा है, सलील चौधरी का संगीत और गाना है ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अच्छा, इस गीत की खास बात ये थी कि इस गीत के अंदर जिस इंसान को दिखाया गया था, हेमंत गुप्ता ने जिसका इस्तेमाल किया था, वो बहुत सालों पहले एक भारत में एक फिल्म बनी थी 1931 में, या यूं कहिए भारत की जो पहली साउंड फिल्म थी आलम आरा। उस फिल्म में भी एक गीत में उनका इस्तेमाल किया गया था और वही दोबारा से उस कैरेक्टर को लेके आए थे फिल्म काबुलीवाला में। गाना बड़ा मशहूर हुआ था और बहुत ये पिक्चर भी लोगों ने पसंद की थी। अच्छा दोस्तों, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा था उस साल एक और नजर दौड़ाते हैं। अमेरिका ने एक शांति का संदेश लेके दुनिया भर में एक मिशन शुरू किया था जिसे पीस कॉर्प्स भी कहते हैं और जॉन एफ कैनेडी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ये इनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था, ऑर्डर नंबर था 10924। बेसिकली इन्होंने कहा कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ग्रुप्स और कुछ एजेंसीज बनाएंगी जो कि पीस कॉर्प्स या जो यंग अमेरिकन है उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्हें ट्रेन करेंगी और ट्रेनिंग देने के बाद उन वॉलंटियर्स को वो दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे भेजेंगी। अल्टीमेटली गोल वही था। ये जो चल रहा था कोल्ड वॉर, एक तरफ सोवियत यूनियन जो था वो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था पूरे दुनिया भर में और वहीं पे अमेरिका ने अपने तरीके से इसकी शुरुआत की और उन्होंने प्रमोट किया कि डेमोक्रेसी अच्छी है, आज़ादी आपके लिए अच्छी है और एक तरीके से जो पॉजिटिव अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसको दुनिया भर में ले जाने के लिए अमेरिका ने ये एक नई चीज़ शुरू की थी। अच्छा, मैंने आपको एक गाना सुनाना है। ये फिल्म भी उस साल बनी थी। फिल्म का नाम है दोस्तों संजोग, 1961 में। इस फिल्म के सारे ही गाने बड़े मशहूर हुए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई टॉप 10 फिल्मों में नहीं आती है, लेकिन फिल्म का संगीत बहुत ही अच्छा है और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक बहुत ही कमाल का गीत है। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई।
बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले, निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल से खेले। हवा में जुल्फ लहराए, नजर पे बेखुदी छाए, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बड़े रंगी ज़माने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिन थे या फसाने थे। फकत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी, वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां। 1961 में आइए दोस्तों जरा फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। ये फिल्मों को दिया जाता है और फिल्मों में अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और अपने आप में उस साल क्या कुछ हुआ था उसके बारे में ये अवार्ड भी बताता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था जिस देश में गंगा बहती है। ये फिल्म एक्चुअल में 1960 की थी, लेकिन जो 60s में अवार्ड दिए गए थे, जब दिए गए थे 8th फिल्म फेयर अवार्ड, तो शायद उस ज़माने में इस फिल्म ये रिलीज़ नहीं हुई थी, देरी से रिलीज़ हुई थी और ये कंसीडर नहीं की गई थी 1960 में, इसलिए ये फिल्म 1961 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और जो दो और फिल्में उस साल बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट थी, गंगा जमुना जो कि उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, और तीसरी फिल्म थी कानून। B.R. चोपड़ा ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था B.R. चोपड़ा को फिल्म कानून के लिए। नितिन बॉस गंगा जमुना के लिए नॉमिनेट थे और राधु कारमकर जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म के लिए नॉमिनेट थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था राज कपूर को फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और नॉमिनेट जो दूसरे लोग बाग थे वो थे देवानंद हम दोनों और दिलीप कुमार गंगा जमुना। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था वैजयंती माला को फिल्म गंगा जमुना के लिए। धन्नो का उसने बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर किया था। और जो दूसरी एक्ट्रेसेस उस साल नॉमिनेट थी, पद्मनी जिस देश में गंगा बहती है और सायरा बानो फिल्म जंगली के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था महमूद को फिल्म ससुराल के लिए। अच्छा, महमूद 1961 में बड़े ही मशहूर एक्टर बन चुके थे। महमूद का भी अपना एक बड़ा ज़बरदस्त दौर रहा है। कहते हैं कि महमूद साहब जो थे वो इतने मशहूर थे कि जिस फिल्म में वो होते थे उस फिल्म के एक्टर को भी उतना ही पैसा मिलता था जितना महमूद को मिलता था।
बड़े ज़बरदस्त कमाल के ये कॉमेडियन थे। और हालांकि इनका काम इतना बड़ा नहीं होता था, एक्टर जो हीरो है उसको तो पूरा शूट करना पड़ता था, उनके ज़्यादा सीन होते थे, लेकिन ये कम में इनका काम चल पड़ता था। लेकिन बड़े ये कमाल के कॉमेडियन उस साल ये बड़े मशहूर हो गए थे और बड़े ये जाने माने, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ब्रेक भी दिया है। बहुत से लोग इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन भी इनके घर में जाके रहे हैं। आर.डी. बर्मन को इन्होंने अपना पहला ब्रेक दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फिल्म छोटे नवाब, जो कि महमूद की फिल्म थी, यहाँ से आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो उस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था महमूद साहब को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था निरूपा रॉय को फिल्म छाया में। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर उस साल रवि को दिया गया था फिल्म घराना के लिए, जिसका गीत मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया था, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर उस साल नॉमिनेट थे नौशाद साहब गंगा जमुना और शंकर जयकिशन जिस देश में गंगा बहती है। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड, गीतकार का अवार्ड मिला था शकील बदायूनी को, और गाना जो उन्होंने लिखा था हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। दूसरे जो गीतकार नॉमिनेट थे हसरत जयपुरी, गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, फिल्म का नाम ससुराल। और शैलेंद्र साहब को नॉमिनेट किया गया था होंठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था मोहम्मद रफ़ी साहब को, और गाना था चश्मे बद्दूर, यानी कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। और दूसरे जो गीत नॉमिनेट थे मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे, फिल्म घराना का गाना हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और मुकेश को नॉमिनेट किया गया था उनके गीत के लिए होंठों पे सच्चाई रहती है। फीमेल उस ज़माने में सिंगर एक ही दिया जाता था, बेस्ट सिंगर, तो फीमेल अवार्ड नहीं दिया जाता था, ये मेल को ही दिया गया था। आइए दोस्तों, वही गीत मैं आपको सुनाता हूं जिस गीत के लिए रफ़ी साहब को अवार्ड मिला था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना जान भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
1961 में रेडियो पे कौन से गीत सबसे ज्यादा चले, किन गीतों को सबसे ज्यादा सुना गया, 10 गीत मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा जो गीत उस साल सुना गया था वो यही गीत है जो फिलहाल मैं आपको सुना रहा हूं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, फिल्म का नाम था ससुराल। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। दूसरे नंबर पर जो गीत सबसे ज़्यादा सुना गया उस साल वो गाना था अभी ना जाओ छोड़ के, फिल्म का नाम हम दोनों। तीसरे नंबर पर जो गीत बहुत ज़्यादा उस साल चला था वो है हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है। शंकर जयकिशन ने ये इस गीत का संगीत दिया था। चौथे नंबर पर जो गाना सबसे ज़्यादा उस साल सुना गया, फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है और गाना मेरा नाम राजू घराना आराम, मुकेश ने इस गाने को गाया। पांचवें नंबर पर जो उस साल गाना सबसे ज़्यादा सुना गया वो गाना था मतवाली आंखों वाले ओ अलबेले दिलवाले, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया। आर.डी. बर्मन का ये गीत था। इस फिल्म से आर.डी. बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का नाम छोटे नवाब। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा था। छठे नंबर पर जो साल गाना सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वो गाना था दिल मेरा एक आस का पंछी, फिल्म का नाम आस का पंछी और शंकर जयकिशन का संगीत। सातवें नंबर पर जो गीत सबसे ज़्यादा उस साल सुना गया, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम ससुराल। नवें नंबर पर उस साल जो गाना सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मुकेश की आवाज़, भरत व्यास का संगीत और फिल्म का नाम सारंगा। और इस गाने को कंपोज किया था सरदार मलिक ने। सरदार मलिक, अनु मलिक और डब्बू मलिक, और उनके तो अब बच्चे भी आगे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनके पोते अमाल मलिक और अरमान मलिक ये कहाँ से चले आ रहे हैं। और 10वें नंबर पर जो गाना है दोस्तों वो है हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, शकील बदायूनी का लिखा गाना, रवि का संगीत और फिल्म का नाम घराना। दोस्तों आपके लिए जो गाना मैं छोड़े जा रहा हूँ, एक गाना मेरी ज़िंदगी से बड़ा जुड़ा हुआ गाना है। अब मुझे अभी अभी पता चला कि ये गाना एक्चुअल में सरदार मलिक ने कंपोज किया है। मुकेश की आवाज़, फिल्म का नाम सारंगा और गाना है सारंगा तेरी याद में। अब ये गाना मुझे क्यों अच्छा लगता था ये मुझे आज तक पता नहीं है, लेकिन बचपन में इस गीत को मैं गाता था और ऐसा गाता था, ऐसा डूब के गाता था। क्यों गाता था मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं पता है कि मुझे गाना क्यों अच्छा लगता है। मैं जब स्कूल में था 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में, तो मेरी जो क्लास टीचर थी शकुंतला गुप्ता उनका नाम था। तो ये वो ज़माना था जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया था और मेरा अक्सर जो था वो ज़्यादा पूरा ध्यान हॉकी पे था कि किताबों की तरफ कम ही था। मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेता था और मेरा टारगेट होता था पास मार्क्स लेने हैं। बस 33% में पास हो जाते थे, 40-45 नंबर मुझे चाहिए होते थे जो मैं ले लेता था। तो ये वो ज़माना था जब मेरा हॉकी की तरफ बड़ा ज़बरदस्त ध्यान था और मैं पूरा मतलब आधी छुट्टी के बाद तो टूर्नामेंट बड़े खेलने शुरू कर दिए थे, जूनियर लेवल पे, सब जूनियर लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो मैं काफ़ी बिजी रहता था। आज यहाँ पे खेलने गए हुए पूरा भारत मैंने भ्रमण कर लिया था। कॉलेज पहुँचते पहुँचते तकरीबन मैंने पूरा इंडिया देख लिया था हॉकी खेलते हुए, हॉकी की स्टिक के साथ साथ। तो हमारा शनिवार को उस ज़माने में हमारा जो भी एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था और हमारी मैडम की खास ये रिक्वेस्ट थी कि बाकी दिन मैं तुमको नहीं बोलूँगी खेलने जाना है, कहीं जाना है, लेकिन शनिवार को तुमको स्कूल में पीछे रुकना है, क्योंकि इवनिंग में मेरी हो जाती थी अपनी प्रैक्टिस, तो मैं निकल लेता था। और वो हर शनिवार को मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि चलो सारंगा सुनाओ, और हम शुरू हो जाते थे सारंगा तेरी याद में। उनका वो फेवरेट गाना है। जब भी इस गीत को गाता हूँ तो मुझे वो मैडम एकदम से शकुंतला मैडम याद आ जाते हैं। तो दोस्तों यही गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और इस गीत के साथ साथ अब आपसे लूँगा इजाज़त, इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन आऊँगा और लिए चलूँगा आपको पुरानी गलियों में, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। इस गीत के साथ मेरी तो कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। पता नहीं अगर आपकी ज़िंदगी से ये गाना जुड़ा है तो आप भी इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। और अगले शो तक के लिए नमस्कार।
तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव। घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल। जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई दो आँखियाँ चंचल हो। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं